अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव। आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स में बहुत से बड़े नाम हैं और स्केटिंग भी इनमें से है, लेकिन इनमें से एक शख्स ऐसा भी है जो दूसरों के मुकाबले ज्यादा साख का मुस्तहिक है। वो नॉर्वेल बैप्टी है। बैप्टी 1879 में एक स्कॉटिश कैनेडियन फैमिली में पैदा हुआ था। वहाँ एक छोटा गांव था जिसमें 300 से ज्यादा लोग नहीं रहते थे। नॉर्वेल की माँ स्कॉटिश ओरिजिन से थी, जिसने उसे गेलिक जबान में एक नाम दिया जिसका मानी था शुमाल के एक गांव से। जब वो सिर्फ 1 साल का था तो उसकी फैमिली नॉर्थ डिकोटा में चली गई और अपनी सारी जिंदगी यूएसए में गुजारी। छोटी उम्र में ही नॉर्वेल स्केटिंग में बहुत टैलेंट दिखा रहा था। जब वो 10 साल का था तो उसने अपनी पहली रेस जीती। 14 साल की उम्र में वो नॉर्थ डिकोटा का चैंपियन बन गया और कुछ सालों बाद उसने उस वक्त के रेसिंग चैंपियन जेक मकवाला को आसानी से हरा दिया। और ये तो बस आइस स्केटिंग की दुनिया में उसके शानदार कैरियर की शुरुआत थी। बैप्टी इस स्पोर्ट में इतना जुनूनी था कि उसने उस हर मुकाबले में हिस्सा लिया जिसमें वो ले सकता था। 1902 में सरैनेक लेक न्यूयॉर्क में एक 5 मील की रेस में उसने एक डिस्टेंस स्पीड रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिसे कई दहाइयों से नहीं तोड़ा गया था। एक स्पीड स्केटर के तौर पर उसने तकरीबन 5000 मुकाबलों में हिस्सा लिया और वो जीते भी, और 1928 में ऐसे चैंपियन के तौर पर रिटायर हुआ जिससे बेहतर कोई न था। कहा जाता है कि बैप्टी अपने पूरे कैरियर में सिर्फ एक बार हारा था, लेकिन इस बात का कोई सख्त रिकॉर्ड नहीं है। और उसके ऑफिशियली रिटायर होने के 2 साल बाद उसने एक बार फिर हिस्सा लिया और जीतकर अपनी धात बिठा दी, और सीरियसली उसे कौन हरा सकता था। और एक बार फिर उसने एक रेस उल्टा चल कर जीती जबकि बाकी लोग सीधा चल रहे थे। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि उसकी जिंदगी में स्केटिंग के सिवा कुछ नहीं था। उसने शादी की और उसके कई बच्चे भी थे, लेकिन ये शादी देर तक ना चल सकी। अगरचा कोई दुरुस्त जराए नहीं बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये कहा जाता है कि बैप्टी ने बीवी से रास्ता अलग कर लिया और दूर से अपने बच्चों की मदद करने लगा, और ये शायद उसकी जिंदगी का स्याह हिस्सा है, क्योंकि लिलियन जिससे उसकी शादी हुई थी अपने बच्चों के सामने नॉर्वेल बैप्टी का उन्वान लाना पसंद नहीं करती थी। उनमें से किसी ने भी स्केटिंग का कैरियर नहीं चुना। 1910 की शुरुआत में बैप्टी को फिगर स्केटिंग में इंटरेस्ट हो गया, या फैंसी स्केटिंग में जैसा कि इनको कहा जाता है, और सोलो परफॉर्मेंसेस के साथ 2 घरेलू ममालिक का होने की हैसियत से दौरा किया। ये एक बेमिसाल चीज थी क्योंकि फिगर स्केटिंग एक ताक का खेल थी। किसी के लिए इसे स्टेज पर ले जाना और इसे एंटरटेनमेंट बनाना किसी ने सुना नहीं था, और फिर भी बैप्टी इसमें कामयाब हो गया। जैसा कि उसने 1966 में खुद से इसका हिसाब लगाया। 7 कामों पर मुश्तमिल एक टिपिकल परफॉर्मेंस। पहले तो बैप्टी ने टिकट्स की फराहमी में मदद की, फिर उसने एक छोटा सा स्पीड स्केटिंग शो दिखाकर वार्म अप किया। दर्जा हरारत कम था और उसे अपने टांगों को गर्म रखना था ताकि वो अगले मराहिल में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। उसके बाद उसने मुकामी जवानों को एक फॉक्स चेज की दावत दी। 50 से ज्यादा स्केटर्स बर्फ पर बैप्टी को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका। फिर एक छोटे ब्रेक के बाद उसने बैरल्स के ऊपर जंपिंग शुरू कर दी। अक्सर कहा जाता है कि यहाँ भी स्केटर्स ने उसे ज्वाइन किया और मास्टर से मुकाबला किया। उन्होंने बहुत कोशिश की जब तक बैप्टी ने तख्ती नहीं दिखाई। उनमें से कोई भी मंजिल तक ना पहुंच सका और उन्होंने अपने अगले दौरे पर बेहतर होने का वादा किया। बैप्टी मुस्कुराया और शो के साथ चला गया, और इस बार फिगर स्केटिंग का मुजाहिरा करते हुए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक स्टिल्ट स्केटिंग परफॉर्मेंस दिखाई। बैप्टी ने 26 इंच लंबे स्टिल्ट्स लगाए और पब्लिक को बहुत स्टंट्स दिखाए। उसकी स्टिल्ट्स शो में इस्तेमाल की जाने वाली आम स्टिल्ट्स से दुगनी बड़ी थी। ये 1914 का वक्त था जब बैप्टी अपने मुस्तकबिल की दूसरी शरीके हयात से पहली बार मिला। 1924 में उन्होंने शादी कर ली। उस वक्त वो दोनों कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी फिगर स्केटिंग की वजह से जाने जाते थे। बैप्टी एक ऐसा लेजेंड था जो स्पीड स्केटिंग से बैरल जंप्स और फिगर स्केटिंग दिखाता था। जिस भी आइस स्पोर्ट ने उसकी तवज्जो मबजूल की, उसने इसमें नए रिकॉर्ड्स बनाए। 1916 में उसने 10 बैरल्स के ऊपर से एक वॉल्ट्स जंप परफॉर्म किया। ये 20 फुट का फासला बनता है जो एक आइकॉनिक तस्वीर में कैप्चर हो गया। मवाजना करें तो ये
ये ऐसा था जैसे किसी SUV के ऊपर बम्पर टू बम्पर छलांग लगाई जाए और आइस स्केट्स भी पहने हुए। अगली 2 दहाइयों के दौरान बैप्टी और उसकी बीवी ने अपने आइस शेल्फ के साथ बरआज़म का सफर किया, लोगों को अपने फन पर हैरत ज़दा करते हुए। उन्होंने ख्वाहिशमंद शख्सियात के कोच की हैसियत से भी काम किया। ये एक दौर का खात्मा था तो बहुत ज्यादा बच्चे इस स्पोर्ट्स में नहीं थे, लेकिन बैप्टी ने चीजें बदलने की बहुत कोशिश की और कामयाब भी रहा। अपनी बीवी और ताहियात साथी के साथ उसने इस अहम काम को तख्लीक किया जो अगली दहाइयों के सबसे काबिले जिक्र आइस शोज में बाकायदा प्रोग्राम बन जाएगा। आइस फॉलीज, आइस कपे, हॉलीडे ऑन आइस और बहुत से और। जब वो वजूद में आए उसने फाल तौर पर इनकी तंजीम में हिस्सा लिया। 1930 के किसी वक्त में उसने अपनी पोती को स्केट्स का एक जोड़ा दिया और उससे कहा कि जब वो तैयार हो तो उसे इनके किसी एक शो में ज्वाइन कर ले। इसकी मां की नामंजूरी के बावजूद बैप्टी की पोती ने वही किया जो उसने उससे कहा और उसने फिगर स्केटिंग का जुनून उसके दादा की तरह दरियाफ्त किया। इसका नाम बेटी बहरन्स था और स्पोर्ट्स में मौजूद हर कोई इसे जानता था। वो आखिरकार एक ओलंपिक कोच बन गई और उसके नाम के साथ एक अवार्ड मिला जो स्केटर्स को हर साल दिया जाता है। ये खानदानी टैलेंट यहाँ भी नहीं रुका और उसके पोते के बच्चे और उनके बच्चों ने अपने अजदाद की इज्जत अफजाई को जारी रखा, वर्ल्ड चैंपियंस बनते हुए और वर्ल्ड ओलंपिक्स में हिस्सा लेकर और फिगर और स्पीड स्केटिंग में नेशनल और वर्ल्ड मेंबर्स बनकर भी। वैसे बैप्टी ने टेक्निकल तौर पर भी इस खेल में इनकलाब बर्पा किया। उसने उन दिलचस्प आइस स्केट्स को दोबारा डिजाइन करने में भी हिस्सा लिया, उन्हें ज्यादातर ऐसा बनाते हुए जो हम आज देखते हैं। 1938 में बैप्टी खुद एक्टिव स्पोर्ट से रिटायर हो गया और उसके बजाय कोचिंग शुरू कर दी। इस वक्त के बहुत से नामूर आइस स्केटर्स ने उससे सीखा और कई सैकड़ों उसकी कहानी का हिस्सा बनना चाहते थे। जिंदगी इसके साथ ज्यादा मेहरबान नहीं थी। 1940 में उसको एक बीमारी से शदीद पेचीदगियों का सामना करना पड़ा और हत्ता कि उसने भी बैप्टी के जुनून को ना तोड़ा। वो कोचिंग करता रहा हत्ता कि वो व्हील चेयर पर आ गया और एक नर्स हमेशा उसके साथ होती थी और उसे वहाँ ले जाती थी जहाँ उसे जरूरत हो। 1963 में उसने फख्र के साथ देखा कि उसका नाम कनाडा के हॉल ऑफ फेम में दर्ज था। ये शायद वो वक्त था जब नॉर्वेल बैप्टी आखिरकार अपनी कामयाबी से मुतमईन था। 3 साल बाद 87 साल की उम्र में बैप्टी दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी मीरास जिंदा रह गई और हत्ता के अब भी नजर आती है, अगरचे बहुत से लोगों ने उसका नाम नहीं सुना। नॉर्वेल बैप्टी बजा तौर पर आइस शोज का बानी कहलाता है। जदीद परफॉर्मेंसेस अभी भी उन मूव्स और प्रोग्राम्स पर इन्हसार करती हैं जिसकी उसने इजाद की और मकबूल किया, और हत्ता के ओलंपिक प्रोग्राम्स में भी इनमें से कुछ शामिल हैं। लेकिन खास तौर पर बैप्टी के बगैर फिगर स्केटिंग की तरक्की में बहुत वक्त दरकार होता, जैसा कि ये आज है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।